2024 चुनावी साल है और 2024 के चुनावी साल में सभी पार्टियों को होश में आने की चेतावनी दे रहा है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो संघर्षरत है समूह, वो पुरानी पेंशन को वापस लाने की बात हो रही है और नई पेंशन को लेकर, निजीकरण को लेकर भारत छोड़ने की बात हो रही है। एक तरफ किसान चुनावी साल में दिल्ली की सीमाओं पर है, तो यहाँ पर मेरठ में साहित्यिक कुटी में सभी विभागों के कर्मचारी अटेवा को लेकर एक बार फिर लामबंद है। जी हां, हमने फैसला एक चर्चा में मेरठ का एक प्रमुख मुद्दा उठाया था और वो था वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग। क्योंकि चुनावी साल है, अटेवा है, 5 राज्यों में ये लागू हो चुका था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी काम होना बाकी है। 2004 से ये मुद्दा हमारे सामने है। 2009 में इसको कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश हुई और अब 2024 है, यानी कि इन 20 सालों में लगातार सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। क्योंकि सरकारी नौकरियों में आना सबसे बड़ी बात इसलिए ही मुनासिब समझी जाती थी क्योंकि 60 के बाद भविष्य सुरक्षित रहता था। मेरे सामने ये सभी लोग सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, उनमें से कुछ रिटायर हो चुके हैं और कुछ अभी भी काम में है। कुछ ने नई नई नौकरी ज्वाइन करी है, तो उनके सामने नई पेंशन स्कीम का झुंझुना उनके हाथ में थमाया जाता है। जीवन का आधार है पेंशन, बुढ़ापे का सहारा है पेंशन, लेकर रहेंगे पुरानी पेंशन। एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा, पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा। और ऐसे में इन सब लोगों के बीच में एक मुझे बड़े वरिष्ठ यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, राजवीर शर्मा। उन्हीं से शुरुआत करता हूं कि 2024 में जब चुनावी साल है, अटेवा को लेकर क्या लड़ाई की तैयारी है और क्या क्या मांगे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये सब लोग आज एकत्रित हुए हैं साहित्यिक कुटी में। ये आपकी कर्मस्थली भी है, लेकिन पिछले 20 सालों से लगातार आपको वादे ही दिए जा रहे हैं। अभी भी कुछ उम्मीद है? मैं तो इस गवर्नमेंट से कभी उम्मीद कर नहीं सकता कि गवर्नमेंट कभी हमें कुछ देगी। मैं आज जब माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तब से इन्होंने कर्मचारियों को क्रैश करना शुरू कर दिया था। आप जब ही की ये पेंशन बंद करी हुई है और ये पेंशन कभी लागू, जिन सरकार जहां स्टेटों में सरकार बदली वहां ओपीएस शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सरकार पेंशन बंद नहीं करेगी, सरकार बंद रखेगी। क्योंकि इनसे कोई कर्मचारियों को उम्मीद नहीं, ये तो एंटी एम्प्लॉय सरकार है। इससे आप उम्मीद न करिए बिल्कुल भी। नई पेंशन तो दे रहे हैं ना? नई पेंशन को गाजी में 72,000 रुपए पेंशन लेता था मियाँ बीवी मिलकर, फिर भी 80-85 हजार खर्चा। महंगाई कहा जा रही है, आप ये देखिए महंगाई कितनी दूर जा रही है। 80, 70, 72 हजार की पेंशन पे मैं अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि बीमारियां इतनी अधिक हो चुकी हैं कि उनके खर्चे मुश्किल से हो पा रहे हैं हमारे। तो अंत में मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि चूंकि इस सरकार से यदि आप संघर्ष करोगे तो हो सकता है पसीज जाए, मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप किसी उसमें देख लीजिए, आप ग्रेड में देख लिए 10-15 साल हो जाएंगे, कोई ग्रेड का कर्मचारियों को आज तक ग्रेड का इसलिए भाई चलो हम ग्रेड देंगे, दोबारा बढ़ाएंगे, कुछ 2007 के बाद आज तक हमें कोई ग्रेड नहीं मिला। आपको देगी किसकी देते? 1%, 2%, 4%। कांग्रेस के टाइम पर 8-9% किस मिलती थी हमें। तो इसलिए इस सरकार से आप ये तो कतई उम्मीद करें ही ना कि कुछ कर्मचारियों को देंगे। तो एंटी एम्प्लॉय सरकार है। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, तीनों आप लोगों से पूछूंगा, 4 लोग यहाँ पर बैठे पुराने लोग हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की चूक थी जो ये पेंशन बंद हो गई। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि 2004 में जब ये आदेश आया तो 2004 में कर्मचारी ये समझता था शायद ये लागू नहीं होगी, लेकिन 2005 से जब ये लागू हुई तो कर्मचारियों के कान खड़े हो गए। उसके बाद में जो कर्मचारी उसके बाद में रिटायर हुए, उनको जो पेंशन मिल रही है वो कभी 1700, 1200, 500, 700 रुपया पेंशन मिल रही है। इसमें कोई उसका परिवार का गुजारा नहीं होने का। हमारी जो पेंशन है ये जीवन निर्वाह भत्ता है जो हमें सरकार देती थी, और हमारी मांग यही है जो कर्मचारी अपने 40 साल सेवा देता है अपने सरकार को, उसे कम से कम अपने भरण पोषण के लिए उतना अच्छा मतलब उसको पैसा मिले जैसा पहले मिलता था। क्यों नहीं देना चाह रही सरकार?
सरकार का दूसरा रुख है। सरकार जो है मतलब WTO से उससे जो हमारे उसमें शेयर मार्केट से जुड़ गई है। हमारा जो पैसा है वो उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने नहीं ली है। अगर सरकार हमारी इस पैसे की जिम्मेदारी लेती तो भी हम ठीक थे, लेकिन सरकार हमारे इस पैसे, जो पैसा काटा जा रहा है हमारे वेतन से, उस पैसे की जिम्मेदारी किसी राज्य सरकार ने, किसी केंद्र सरकार ने नहीं ली। अब उसके बाद में हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने चुनाव हुए, वहां पर उन्होंने, सरकार ने जो है मतलब वो हमारी पेंशन लागू कर दी, त्वरित लागू कर दी। उसके बाद में घोषणाएं हुई जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, लेकिन वहां पर कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी गई। उसके बाद में जो है सिक्किम सरकार ने अब आकर के 25,000 कर्मचारी हैं वहां पर, एनडीए की सरकार है, उन्होंने अपने कर्मचारियों को पेंशन देना शुरू किया है। मैं ये मानता हूं कि आने वाला भविष्य कर्मचारियों का सुरक्षित रहेगा अगर ये संघर्ष करते रहेंगे और जय अटेवा बोलते रहेंगे। जी, जय अटेवा बोलने से काम हो जाएगा? 20 साल से बोलते जा रहे हो। जय अटेवा बोलने से काम नहीं होगा, संघर्ष करने से काम होगा। 20 साल तक तो आप लोगों की अगर हमें जरूरत पड़ी तो, चूंकि हम तो सेवानिवृत्त आदमी हैं, मैं यहाँ इस मंच से आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये सरकार आज तो इन्हें नहीं दे रही नए कर्मचारियों को, ये कल पुराने कर्मचारियों की भी पेंशन पर कुठाराघात कर सकती है, और हम आत्म बलिदान देने को भी तैयार हैं इस सरकार के खिलाफ। ये मैं घोषणा करता हूं, अगर इन्होंने ऐसा। आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का कर्मचारी परिषद का अध्यक्ष रहा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। कमजोर यूनियन था आपका, तभी 20 साल तक ये मांग नहीं मांगी गई। कमजोर यूनियन नहीं था, इसके पीछे भी बैकग्राउंड है। एक्चुअली जब हमारे 5 में कर्मचारी आने शुरू हुए तो उन्हें लगता था, हमारा एक साथी यहीं बैठा है, क्या नाम है ये, वो कहने लगा जी मेरे तो मेरे उस वो आकाश कहने लगा मेरे तो 4 लाख हो गए जी इसमें। इन्हें लगता था हमारे लिए पता नहीं कितनी फायदेमंद है। हमने कोशिश की, हम हमेशा संघर्ष करते रहे, और आज भी पेंशनर एसोसिएशन का मैं जिला महासचिव हूँ। आज भी हम इस मांग को सबसे ऊपर सर्वोपरि रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे कोई भाई है, कोई हमारा भतीजा है, कोई हमारा, ज्यादातर तो पुत्र के ही दर्जे में है, भाई तो कम ही है इन लोगों में। और इसका कारण भी मैं आपको स्पष्ट करता हूं। अब तो खैर ये संगठन दोबारा से जुड़ा है, ताकत दिखाई हो गया है। अदरवाइज ये ताकत अगर शुरू से दिखाई जाती विश्वविद्यालय में, आज की तारीख में भी 700 लोग हैं। 2 गुट हुआ करते थे, एक राजवीर गुट, एक दूसरा गुट, गुटों में बदले में थे। वो हमारा गुट था, गुटों में लड़ाई हो रही थी, और आज आप एक हो रहे हो। नहीं, सुनो, आज भी 700 लोग हैं, तो कम से कम यहाँ 500 आदमी। राजवीर शर्मा जब अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं भी उसी यूनियन में रहा हूँ पदाधिकारी, तो फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, तब एक आवाज पर पूरा विश्वविद्यालय बाहर खड़ा होता था। आज वो पुराना दौर याद कर रहा हूँ मैं। कैंटीन में बैठकर चाय और ब्रेड पकौड़ा खाता था, इनके सब लोगों के आंदोलन देखता था। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ अपने साथियों को, कि जब किसी का आह्वान हो, नेता कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे पब्लिक नहीं होगी। ये मैंने भी महसूस किया। ये उम्र के उस पड़ाव पर महसूस। यहाँ 500 आदमी होने चाहिए थे, 100 लोग विश्वविद्यालय के दिखाई दे रहे हैं। उम्र का वो पड़ाव है जहां अनुभव के साथ लड़ाई है। उम्र भर की कमाई है पेंशन, बुढ़ापे की लाठी है पेंशन, बुढ़ापे की लाठी है पेंशन। वही लाठी आपके हाथ में नहीं है जी? नहीं है जी। वाकई में भाई साहब पेंशन के बिना बेकार हो जाएंगे। मतलब अगर पेंशन नहीं मिली ना, इन्हें भाई बहुत से आदमी जिन पे जमीनें हैं या घर के कारोबार है, वो तो बिना पेंशन के जी सकते हैं, लेकिन जो पेंशन के ऊपर ही डिपेंड होंगे। ऊपर की कमाई भी तो है। नहीं भाई साहब, आज तक कोई ये सिद्ध कर दे कि हमने ऊपर की कमाई करी हो। आज भी फटी जाए। नहीं, सरकार तो यही सोचती है। सरकार में भ्रष्टाचार कितना ये आप नहीं छाप सकते। एक मिनट सुनिए भाई, जरा पुराने लोगों को। ये सरकार में भ्रष्टाचार कितना मैं जानता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता। 100 बीघे जमीनें खरीदी जा रही हैं।
ये कितने मंत्री जमीनों में लगे हुए हैं, कितने जमीनों को ले बेच कर रहे हैं, अंदर खाने। मैं जरा मुद्दे पे आ जाऊं। ये ऊर्जा अटेवा के लिए आ जाती अपनी जवानी के दौर में, तो आज यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। मजबूर रहा मैं, घर की परिस्थितियों के कारण मैं अटेवा है। आपने मजबूर नहीं रहे मेरे जी, मैं समझ सकता हूँ। मजबूर नहीं रहे, सबको जरा बोलने का मौका दे दिया जाए। ये रिटायर्ड हो गए। जी जी, हम वोट की चोट देंगे तभी हमारी पेंशन। वोट की चोट के लिए तैयारी है। जब तक कर्मचारी और उसका परिवार इसमें जो है वो नहीं करेगा, भागीदारी नहीं करेगा, जब तक। देखो भाई साहब, आपसे हाथ मिला रहा हूँ। वोट की चोट की बात है, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात है, और इसमें सबसे कम उम्र का जो मुझे कैंडिडेट नजर आ रहा है, टोपी लगा के, सबसे पहले तो उसी के पास आते हैं। बड़े बड़े लोगों की बात सुन ली? हाँ जी। पेंशन के बारे में मालूम है कुछ? कौन से डिपार्टमेंट में हो आप? मैं पापा को सपोर्ट करने आई। पापा को सपोर्ट करने आई हैं? जी। जी हाँ। अगर फैमिली इसी तरीके से सपोर्ट करने आएगी तो बात बनेगी। मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ हूँ जिन लोगों ने सभी पार्टियों को चेतावनी देने की कोशिश करी है। लेकर रहेंगे, लेकिन देगा कौन भाई साहब? कोई नहीं देगा। फिर कैसे लोगे? वोट नहीं देनी, पेंशन नहीं मिले तो किसी को भी हम वोट उसको देंगे जो पेंशन बहाल करेगा। वो तो आपके हाथ में झुनझुना थमा देंगे, चुनाव के बाद फिर देंगे, जैसे दूसरे राज्यों में हुआ है। फिर रुक जाना पड़ेगा आपको। नहीं रुकेंगे। आपकी नहीं रुकेंगे? नहीं। कौन से डिपार्टमेंट में? नाम नहीं पूछूंगा। मैं हाँ, डिपार्टमेंट में कौन से में? जेनेटिक साइंस प्लांट। जी हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। भाई साहब, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? जी, मैं डीएन कॉलेज मेरठ से हूँ। मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कौन सी फैकल्टी में? मैं फिजिक्स में हूँ, डीएन डिग्री कॉलेज। डीएन डिग्री फिजिक्स में। जी, तो जी, मेरे हिसाब से जैसे हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है, और जैसा कि 2024 का अब जो चुनाव आने वाला है, हम जो है सरकार से मांग करेंगे या मांग कर रहे हैं कि भाई आप अगर कर दो, मतलब इसको घोषणा कर दो, तो जो है वोट भी उन्हें मिलेंगे। नई पेंशन योजना में आपको इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, आप अपने म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, उसका विरोध क्यों? जी, अगर हमें लगाना ही है तो वो तो हम खुद ही लगा लेंगे। तो सरकार जो है जबरदस्ती लगवा रही है ना, जिसे मान लो नहीं लगाना है। दूसरी बात, पहली बात। दूसरी बात, ये मान लो को रिटायर होने वाला है और उस समय मान लो 2020 जैसे जो है कोरोना टाइप हो जाए घटना, तो सारा पैसा मान लो 80% नीचे हो जाए, और उसके बाद जब उस 80% नीचे वाले पैसे पे आपको जो वो मिलेगा, पेंशन मिलेगी, तो बहुत कम नहीं मिलेगी वो। जैसे इस समय भी कुछ हजार रुपए मिल रही है, ठीक है। जो पेंशन मतलब जो आपकी सैलरी उसकी आधी होनी चाहिए, हो सकता है उसका 10% ही मिले, तो मतलब गारंटी नहीं है ना। तो जब हमारा भविष्य अंधकार में है, और क्योंकि हम एक तरह से मिडिल क्लास हैं, तो ज्यादा सेविंग तो हो नहीं पाती। तो एक अल्टीमेट राम मंदिर बन गया है, वोट तो वहीं दोगे, पेंशन को नहीं, देखिए वोट की तो ऐसी बात है कि भाई साहब अभी कह रहे थे वोट की चोट, आप देंगे वोट की चोट? देखिए ऐसा है कि वैसे तो सही बताऊं कि अगर ये नहीं देंगे तो हमें भी मजबूरन जो है इससे दूर होना पड़ेगा, इस पार्टी से। मजबूरी में दूर होना पड़ेगा। उन लोगों के पास आ रहे हैं जिनके फोटो इस इतने बड़े बोर्ड पर हैं। उन लोगों ने एक आह्वान पर यहाँ पर लोगों को एकत्रित किया है। सबको बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लोग हैं, हर डिपार्टमेंट का दर्द एक है। क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ। जब मेरे फादर, अब तो इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे एकदम ताना दिया करते थे, बेटा जब यार खां सुबह उठकर एक बीड़ी जलाते हैं तो उनके अकाउंट में पर डे के हिसाब से 4,500 5,000 आ जाते हैं पर डे के हिसाब से। अब ये सब लोग किस तरीके से अपना जीवन का चौथा वसंत व्यतीत करेंगे, इसी पर उन लोगों से पूछते हैं जिनके फोटो हैं यहाँ पर। सर, ये फोटो की राजनीति है या धरातल की राजनीति है? ये भूखे पेट की राजनीति है, ये धरातल से जुड़ी हुई राजनीति है। पेंशन हमारा हक है, लेके रहेंगे। विजय बंधु जी ने ये संघर्ष ठान रखा है और हमें इसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये सरकार नहीं देगी तो दूसरी सरकार आएगी, वो देगी। कोई जरूरत नहीं है कि बीजेपी दे, कांग्रेस देगी, सपा देगी, और बहुत सारी गवर्नमेंट बनेंगी, वो देंगी। अगर 20 साल से तो नहीं दिया सर। नहीं, यूपी में 20 साल से तो नहीं हुआ, 2009 से आया। यूपी में तो नहीं हुआ सर। उसका कारण था तब हम संख्या में कम थे, तब लोगों को ये नहीं पता था। तब पेट भरा हुआ था। हाँ, मेरी बात सुनी। सरकार ने ये सब विभाग दिखाए थे कि जब तुम रिटायर होकर घर जाओगे तो गाड़ियों में भर भर के पैसा लेके जाओगे।
अब जब हमारे साथी रिटायर होकर घर जा रहे हैं तो उनकी जेब भी नहीं भर पा रही, गाड़ी तो छोड़ो, उनकी जेब भी नहीं भर पा रही। उन्हें रोटी खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं जी। उनकी पेंशन आ रही है 1200 रुपए, 1500 रुपए, 1800 रुपए। सरकारी फीस है 1800 रुपए, 1500 रुपए। सरकारी वादों की हकीकत है। 2024 है, चुनावी साल है। जी भाई साहब, सरकारी वादों पे यकीन करा तो गाना वही बनता है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। सरकार के वादे का ही असर है कि वर्ष 2005 से हम लोग एकत्रित नहीं हो पाए। सरकार ने सभी कर्मचारियों को गुमराह करने का काम करा। सभी को ये बताया गया कि जब रिटायरमेंट होगा तो आप 1-1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए लेकर घर जाओगे। जैसे जैसे हमारे, चूंकि 2005 के बाद में रिटायरमेंट, एनपीएस के जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उसमें 10 से 15 साल का समय लग गया। अब कर्मचारी हमारे रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं। अब जो कर्मचारी हमारे बीच से रिटायर हुए हैं, हमें सच्चाई का पता तब चला। 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए के कर्मचारी हमारे विश्वविद्यालय परिसर से रिटायरमेंट लेकर अपने घर जा रहे हैं। तब हम लोगों में जागृति आई, हम लोग संगठित हुए, एकत्रित हुए। हमें लगा कि तो हमारा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। 20 साल का समय इसलिए लग गया। आप 20 साल पे सवाल कर रहे हैं तो 20 साल का समय इसलिए लग गया। लेकिन आने वाले समय में कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार 20 साल तो बहुत बड़ी बात है, 5 साल नहीं रोक पाएगी। पुरानी पेंशन लेंगे, लेके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हटा दे। और एक और आपको बता दूं कि हमारी कर्मचारियों की संख्या संभवतः 90 लाख से 1 करोड़ होती है पूरे हिंदुस्तान में। 5 तो होंगे मेरे घर में, 4 तो होंगे। 4 करोड़ लोगों पे सरकार बदल जाती है। जी हाँ, ये जुनून है। मैडम बहुत ध्यान से सुन रही हैं। और क्या अब पेंशन को लेकर ये जो लड़ाई लोग लामबंद होने शुरू हुए हैं, उसका असर होगा? असर होगा, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है और वक्त भी लगता है। क्योंकि जैसा कि बताया कि पहले जो एक तरीके से एनपीएस आया तो सरकार के द्वारा लोगों को इस तरीके का एश्योरेंस दिया गया कि आपको रिटायरमेंट पे बहुत अमाउंट मिलेगा, लेकिन जो हमारा पैसा है उसका सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो शेयर मार्केट में लग रहा है। अगर वो वहीं भी रहता तब भी हम लोगों को कुछ फायदा होता। अब जब शेयर मार्केट में लग रहा है पैसा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों को जो रिटायरमेंट में अमाउंट मिल रहा है 1500, 2000, तो उसमें आज के समय में कौन व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है? तो पेंशन तो लेके रहेंगे। सरकारी नौकरी में भी आदमी 35-40 साल या 30 साल अपने दे रहा है, तो इसीलिए देता है। वो प्राइवेट सेक्टर में अगर उसे ज्यादा पैकेज भी मिल रहा है तो एक आकर्षण यही होता है, मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो अगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हमें सरकारी नौकरी में आने का फायदा क्या मिल रहा है? तो पुरानी पेंशन तो देखिए देनी पड़ेगी। ठीक है, वक्त थोड़ा और लग सकता है, लेकिन जब संघर्ष कोई ठान लेता है और कोई मन में ठान लेता है कि ये चीज हमें चाहिए, तो ऐसा नहीं है। पेंशन मिलेगी जरूर। जैसे अब मिजोरम का, वहां तो इन्हीं की गवर्नमेंट है, दी तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ी, तो पेंशन तो मिलेगी। जी हाँ, पेंशन तो मिलेगी। सर, सरकारी नौकरी छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में जाइए। माशाल्लाह जवान भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, वहां पे पैसा भी है। तो सरकार को ही क्यों ना प्राइवेट कर दिया जाए। यदि उसको प्राइवेटाइजेशन करें तो फिर सरकार का काम भी दिखाई देगा। और यदि मैं बात करूं कि सरकार की यदि नीति साफ है तो इस नीति को लागू 2005 से लागू होने में ही 2016 क्यों आ गया? कर्मचारियों को जो पैसा है वो 2016 से उनके अकाउंट में जाना स्टार्ट हुआ। यदि नीयत साफ होती तो जैसा कि अभी आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लेते हैं, तो इस पैसे को हम ही क्यों ना लगा लें? हम बीच में सरकार को एज अ ब्रोकर क्यों रख रहे हैं? उसकी क्या जरूरत है? हम अपना पैसा खुद लगा सकते हैं, हम खुद जानते हैं ये लगाना। दूसरा, यदि हम देश हित में बात करें, सरकार आह्वान करे कि आप देश हित में पेंशन छोड़ दो, तो कर्मचारी सबसे पहले पेंशन छोड़ देंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। लेकिन जब सरकार की नीयत ही साफ नहीं है तो वो एनपीएस जैसा प्रोपेगेंडा लाके फिर वो पेंशन देने वाली कहां से हो जाती है? मेरा सवाल ये है सरकार से। यदि वो पेंशन देने वाली आज नहीं है तो 20 साल बाद कहां से हो जाएगी? और उसमें भी क्योंकि वो पेंशन नहीं दे रही है, प्रोपेगेंडा है केवल। और प्रोपेगेंडा कैसा है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हो जाएगा। पिछले 2 साल से एक भी पैसा मेरे खाते में नहीं गया, तो वो पैसा किसके पास है? कौन से डिपार्टमेंट से? मैं उच्च शिक्षा विभाग से हूं। ये आपको लगता नहीं कि आपसे जो पहले वाली पीढ़ी थी
उसकी वजह से आज ये स्थिति आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। उनकी वजह से नहीं है, वो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि जो देखो, आप जैसे लोगों के हाथ में कमान होती, जितनी खूबसूरती से आप हमको समझा रहे हैं, इतना इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को नहीं समझाया जाता। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो सरकारें होती हैं वो एज अ गार्जियन होती हैं, आम पब्लिक की वो एज अ गार्जियन है, पेरेंट्स हैं। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई बात समझाएगा तो उसे वैसा ही समझना है। लेकिन क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से। अरे तो हाथ मिला लीजिए, आप बहुत अच्छी बॉटनी पढ़ाते होंगे मुझे, जिस तरीके से आप समझा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही है, सरकार गार्जियन की तरह होती है। जी, पूरी करिए। तो यदि देश हित में पेंशन छोड़ने की बात हो, सब तैयार हैं, लेकिन फिर आप उसे पेंशन देने के लिए आप आगे मत आइए, फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप कर्मचारी का जो भी पैसा है उसे आप पर मंथ उसके खाते में डाल दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैं इनके साथ पता है क्यों खड़ा हूं? बैठिए सर आप। मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि जैसे ही मार्च और फरवरी आता है ना, इनका टैक्स कट जाता है। ये घर पर पूरी सैलरी लेकर नहीं जाते हैं, 12 महीने में 11 महीने की सैलरी जाती है, किन की तो 10 महीने की सैलरी जाती है। जब ये लोग टैक्सेशन के लिए इतने पर्टिकुलर हैं तो इनकी मांग में दम है। वो अलग बात है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें 60% जो सरकार में जाता है उसमें टैक्सेशन में लाभ मिलता है, लेकिन बावजूद इसके पुरानी पेंशन जब वो लोग ले रहे हैं जिनके शरीर पर सफेद कुर्ता और सिर पर टोपी है, नीचे फॉर्च्यूनर है, तो फिर इनका हक क्यों नहीं बनता? सर, मैं आपसे पूछूंगा, नई पीढ़ी बोलते हुए आपको कैसी लग रही है? नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। विचार सुलझे में? बहुत सुलझे हुए विचार हैं। आवश्यकता है, जरूरत है, वक्त की जरूरत है। वक्त की जरूरत है। आइए जरा पूछते हैं यहाँ पर। सर, सत श्री अकाल सर। 2004 के बाद ये सीन बदला है। आप कब आए थे जॉब में? मैं 2004 से विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहा हूँ। और मैं व्यक्तिगत किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। 2004 में भाजपा सरकार ने अगर इसे खत्म किया था तो 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही थी, यूपीए की सरकार ने भी इसे लागू नहीं किया। मेरा मानना है कि पेंशन एक सरकारी कर्मचारी के परिवार का हक है और वो उससे जुड़े हुए, उस सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी कर्मचारी के परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए वो पेंशन होती है। तो ये पेंशन जो है सरकार को जरूर लागू करनी चाहिए। ये पेंशन जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि 60 साल तक सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं कर्मचारी, मेहनत का पैसा है, तो ये पेंशन तो जरूर मिलनी चाहिए। और जो इस पेंशन को सरकार नहीं दे रही है ये बहुत गलत कर रही है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है एक ना एक दिन सबका न्याय वो ही करता है। जी हाँ, एक ना एक दिन सबका न्याय वो ही लोग करते हैं। भाई साहब, आप लोगों को मंच नहीं मिलता बोलने के लिए, इसलिए माइक दे रहा हूं मैं। जी, पेंशन तो बहुत जरूरी है, मिलनी चाहिए, किंतु पेंशन के साथ साथ हम लोग जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, 2004 से कार्यरत हैं, कुछ लोग हमसे पहले भी कार्यरत हैं, ये लोग दैनिक वेतन के रूप में भी कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। इन लोगों का समावेश होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों की तो कोई पेंशन ही नहीं है जो यहाँ से दैनिक वेतन के पद पर कार्यरत हैं। तो इनका समायोजन, और जो सरकारी कर्मचारी हमारे लग रहे हैं उन लोगों की पेंशन बहाली हो, जो पुरानी पेंशन वो मिलनी चाहिए। यही इसीलिए आप लोगों के बीच में हूं, आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि आप लोग हमेशा उस मुट्ठी की ताकत बनते हैं जो सड़कों पर चलती है। हाँ जी, LIU वाले भी बैठे आज आपको देखने के लिए। सर, पेंशन के हक में मिलनी चाहिए सभी को। जो जी, मेरा तो बस जो हमारा वो है, वो तो हक वो तो लेकर रहेंगे सर। हक लेके रहेंगे, कैसे रहेंगे? अभी फिर आ जाएगी बीजेपी की सरकार, फिर लड़ाई लड़ेंगे सर, आ जाए कोई बात नहीं। अच्छा, देखिए मैं इस बोर्ड पे देख रहा हूँ, जब लड़ाई शुरू करी थी डॉक्टर रामाशीष सिंह ने, और आज स्वर्गीय लग गया है उनके इस लड़ाई में, तब भी आप लोगों की ऊर्जा नजर नहीं आ रही। तो सर, हम तो तब तक ही लड़ते रहेंगे जब तक स्वर्गीय लगेगा हमारी जोश में। तब तक लड़ते रहेंगे सर। जी, मैं उन लोगों के पास हूँ। जी सर, देखिए, ये पुरानी पेंशन जो है हमारा हक है, कोई भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से, और हम ये नहीं कहते कि कोई और सरकार देगी, जो बीजेपी को ही देनी पड़ेगी जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए वोट भी देते रहेंगे बीजेपी को। वोट फॉर ओपीएस है जी, वोट फॉर ओपीएस, जो फॉर ओपीएस।
जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा वोट हम उसे ही देंगे। जी जी भाई साहब, वोट फॉर ओपीएस। नमस्कार भाई साहब, वोट बीजेपी को वोट देना तो एक मजबूरी है क्योंकि कोई पार्टी सामने नहीं है, लेकिन बीजेपी को ये मतलब पेंशन लागू करनी पड़ेगी हर हाल में, वरना अपने सांसद विधायकों की सबकी जो है पेंशन खत्म करनी पड़ेगी या फिर हमें वोट मतलब वो पेंशन देनी पड़ेगी। जी हाँ, एक बड़ा अच्छा मुद्दा आया है, सांसद विधायकों की पेंशन बंद कर दीजिए, हम भी पेंशन छोड़ देंगे। जी भाई साहब, भैया बोल देंगे, हमारी बात देखिए। मैं आकाश शर्मा, उपाध्यक्ष कर्मचारी एसोसिएशन चौधरी सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ हूँ और मैं NOPRUF का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। पेंशन बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। विधायकों और सांसदों की पेंशन भी बंद करी जाए। पेंशन का मुद्दा सिर्फ कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों पे ही क्यों लागू होता है, ये इन विधायकों और सांसदों पे भी तो लागू होना चाहिए। जी हाँ, मुद्दा है। चलिए आधी आबादी से बात करते हैं। आधी आबादी के हाथ में घर का बजट होता है, भविष्य होता है, और वो यहाँ पर अपना काम छोड़कर आए। जी, उम्मीद है मिल जाएगी पेंशन। देखिए, उम्मीद हमें है और उम्मीद पे ही हम अटेवा से जुड़े हैं और पूरा संघर्ष कर रहे हैं। हम सब सारे कर्मचारी अपने अपने विभागों से काम निपटाने के बाद यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है हमें ओपीएस मिल के रहेगी। अच्छा, यहाँ गलती हमारी कहूंगी मैं कि हमने बीजेपी को चुना, क्योंकि चाणक्य जी ने एक बात कही थी। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुजी एक बात बताइए कि आप इतने ज्ञानी, सारा नॉलेज रखते हैं, आप मुझे क्यों चुन रहे हैं, आप राजगद्दी खुद ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सुनो, मैं परिवार वाला नहीं हूं, परिवार वाला ही दर्द जानता है कि वो कब बीमार होगा, उसे जरूरतें क्या होंगी। तो मैंने इसलिए तुम्हें चुना, तुम्हारा परिवार है, तुम तकलीफें समझोगे। यहाँ पे हम सब जनता ने ये नहीं देखा कि परिवार जिनका नहीं है वो हमें परिवार मानेंगे क्या, हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानी देखेंगे क्या। तो मैं तो अब पूरे जोश के साथ कहती हूँ कि वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर। थैंक यू। जी मैडम। सर, ये पुरानी पेंशन की लड़ाई हमारी मान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। 40 साल हम नौकरी करते हैं, 60 साल तक हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जब तक शरीर में ताकत होती है हम सरकार की सेवा करती हैं, अपने पूरे विश्वास के साथ अपनी सरकारी सेवाएं देते हैं। उसके बाद जब हम रिटायरमेंट के बाद अब हम जाएंगे और हमारे पास पेंशन नहीं होगी तो क्या तो हम बच्चों को बताएंगे, क्या बच्चे हमारे सम्मान को समझेंगे। क्योंकि हर कोई यही समझता है कि हाँ, पेरेंट्स तो हमारे ऊपर बोझ बन गए बुढ़ापे में। ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है और दवाई गोली 60 साल के बाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, सब चीज इतनी महंगी है, हम कहाँ से। तो आयुष्मान योजना ले आई ना सर, कोई आयुष्मान किसी को जल्दी से नहीं मिल पाती है, योजनाएं सब बंद रहती हैं, पोर्टल सब बंद रहते हैं, पोर्टल बंद रहते हैं। है जी, 1% को भी आयुष्मान योजना इन कर्मचारियों किसी को नहीं मिल रही है, एक के पास भी नहीं है। भाई साहब बड़े ध्यान से सुन रहे हो। झूठ बोल रहे हैं जी, झूठ बोलते हैं मोदी जी कि मतलब आयुष्मान योजना, आयुष्मान क्या मिली, एक खड़ा होकर दिखा दे आयुष्मान योजना मिल रही हो। आयुष्मान योजना की ये सुनो कि विश्वविद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को 5 लाख तक का कैशलेस दे रही है, लेकिन विश्वविद्यालय कर्मचारियों की बार बार मांग हम भी कई बार मिले हैं, केवल आश्वासन के अलावा। तो ये सरकार का दोहरा रवैया, कर्मचारियों को बांटने का दोहरा रवैया, ये ठीक नहीं है। इन्हें वोट की चोट से सबक सिखाना पड़ेगा। अगर 2-3 करोड़ कर्मचारी हैं, अगर वो ये ठान लें तो उनके घरों में 15 करोड़ वोट हैं, ये सरकार का पता नहीं चलने का। लेकिन होता क्या है कि मोदी करते हैं। भाई साहब पुराना टाइम याद कर रहे हो आप, बहुत दिनों बाद मौका मिला है आपको, बहुत दिनों बाद। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी हमारे एक साथी ने बात की थी, सरकार जो होती है हमारी गार्जियन होती है। अभी हमारा कोई भी साथी है आज यहाँ एक छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाए, एक खोखा खोल के बैठ जाए और अगले 30 साल तक उस पर काम करे, तो 30 साल में वो उस खोखे को इतना बड़ा बना देगा कि रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के लिए एक जीविका का साधन छोड़ जाएगा, अपने लिए एक जीविका का साधन बना जाएगा। हम लोग 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे, हमारे पास पेंशन नहीं होगी, क्या होगा? हम बच्चों की तो छोड़िए, खुद अपने आप हम दूसरे की तरफ देखेंगे।
तो एक 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद, काम करने के बाद जब एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अपना एक साधन वो कर सकता है, हम 30 साल 40 साल अपनी पूरी जिंदगी देने के बाद जब रिटायर होंगे क्या लेके होंगे। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि भविष्य, जो व्यक्ति आपके लिए पूरा जीवन जिसने अपना निछावर कर दिया, भविष्य उसका क्या होना चाहिए। उसके भविष्य को एक तरफ कहते हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, भाई स्वास्थ्य सुरक्षा दे रहे हैं और योजनाएं चला रखी है, कोई विधवा पुनर्विवाह, वरिष्ठ नागरिक, लेकिन ये नहीं सोचते जो व्यक्ति पूरा जीवन जिसने आपके लिए लगा दिया उसको आप क्या सुरक्षा दे रहे हैं। जब उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है तो वो किस एनर्जी के साथ कार्य करेगा। यदि आज हम लोगों को पेंशन रहे, सबके ये रहे कि भविष्य सुरक्षित है, तो ये दुगनी एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो कौन से डिपार्टमेंट से? मैं उस शिक्षा विभाग से हूँ, एसएससी कॉलेज हापुड़ में प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। जी हाँ। जी। तो गणना पूरी कर रखी है। जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पुरानी पेंशन का बखान लोग करते हैं, पुरानी पेंशन जैसे अभी बात हुई थी, हमारे साथी ने कहा कि 2005 में शुरू हुई और 2016 लग गया उसको आने में। अभी तक भी आप लोग देखेंगे कि जो लोग हमारे कार्य करते हैं, जो पेंशन जो शेयर आता है सरकार का, अभी 2-2, 3-3 साल का शेयर भी नहीं आया है। और उसके साथ साथ सरकार का शेयर नहीं आता, उसके अलावा जो हमारे खाते से मंथली जो पैसा काटा जाता है वो 2 साल से 3 साल से कहाँ पड़ा हुआ है हमें नहीं पता। यदि वो हमारे खाते में हो, उस पर हमें कुछ ब्याज मिले। हमारे साथ तो हमारे ऊपर दोहरी चोट लग रही है। एक तो पुरानी पेंशन छीन ली गई है, उसके अलावा हमारे खाते से पैसा काट के उसे अलग डाल दिया जा रहा है, जिसका हमें ना तो मार्केट में लग रहा है ना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस पुरानी पेंशन आप जो बात कह रहे हैं उसका सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास। सबूत आप किसी भी विभाग में चले, सबूत सभी लोग ऐसे हैं। मैं खुद हूं, पिछले 2-2.5 साल से मेरे वेतन से पर मंथ पैसा काटा जा रहा है और अभी तक वो एनपीएस जो पुरान खाता है उसमें जमा नहीं हुआ है। और ये हर किसी के साथ है, ये खाली मेरे साथ ही सभी के साथ है। तो ये तो डबल चीजें हो रही है। मैं जरा सब लोगों से पूछूं, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि पैसा काटा जा रहा है, अकाउंट में नहीं जमा हो रहा है, क्या ये बात सही है? सही नहीं है जी, सही नहीं है सर। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं बोलता हूं। थोड़ा सा आप लोग सुनेंगे तो मैं बोलूं, थोड़ा सा सुनिए प्लीज। यहाँ हमारा मकसद आने का है कि हमारी बात आप तक पहुंचे। मैं सबसे पहले मीडिया के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से मेरी आवाज या हम सबकी आवाज राज सत्ता तक पहुंचेगी। मैं राज सत्ता इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल के सत्ता से बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आज कोई दूसरी राजनीतिक सत्ता राज सत्ता में हो सकती है और कल कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी राज सत्ता में आ सकती है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, सरकारें जो आती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं, वो अपने सेक्रेटरीज को बोलते हैं या किसी एक समिति बना देते हैं कि आप डेटा प्रोवाइड करिए, हम ऐसा करना चाहते हैं। यह दौर था 1990 का, जब हर्षद मेहता कांड हुआ था इंडिया में। शेयर मार्केट बहुत तेजी से बूम पे था, तो सेक्रेटरीट ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि हम जो पेंशन हमारे पास बढ़ता जा रहा है, अगर हम उसे किसी दूसरे तरीके से डेविएट कर दें तो हम सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन दे पाएंगे और हमारा बर्डन कम हो जाएगा। सरकारों को लगा कि एक अच्छा उपाय है, हम कर्मचारियों को बेहतर पेंशन दे पाएंगे और हमारा बर्डन कम हो जाएगा। मैं रोक रहा हूं आपको, सरकार को नहीं लगा सर, सिर्फ उन लोगों को लगा जो लोग सत्ता में नहीं थे। मेरी बात जो सत्ता में नहीं थे, क्योंकि जो सत्ता में हैं, जो सरकार चला रहे, उन्हें हमेशा से ये मालूम था कि शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशन कई देशों की इकोनॉमी को दबा चुकी है, खत्म कर चुकी है, और इसीलिए ये विरोध उसी स्तर पर होना चाहिए। मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूं, समय काल परिस्थिति की बात मैं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कोई परमानेंट। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने शेयर मार्केट को अपनाया बेहतर तरीके। चलिए कोई नहीं, सरकार को सजेशन दिया, सरकार ने उसे एक्सेप्ट करके एनफोर्स कर दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, नई पेंशन स्कीम के जो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी सामने। 1950 में जब हमने संविधान को लगाया तो हमारे देश को आगे कौन बढ़ा रहा था? सारे सरकारी कर्मचारी ही बढ़ा रहे थे और सरकारें पेंशन पे कर रही थी, इसके बाद भी कोई बर्डन नहीं था। ये मानेंगे आप? बिल्कुल, इसीलिए तो ये सब लोग लामबंद हुए। अब एक और बात सुनिएगा, सरकारी नौकरियों में कौन लोग आते हैं आज? जो मेरिटोरियस होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, कॉम्पिटिटिव। जो मेरिटोरियस होगा वो बेहतर आउटपुट देगा, तब देश आगे बढ़ेगा। आज तक जो देश आगे बढ़ा है वह पेंशनधारी वालों की वजह से बढ़ा हुआ है, नॉन पेंशनर्स के लिए नहीं। यानी कि सरकार के पास एक तरीका होता है ब्रेन को रिटेन करने का। ब्रेन को आप कब रिटेन करेंगे? तो सरकार तो फेल है फिर। मैं वही कहना चाह रहा हूं, सरकार फेल है या नहीं है ये हम नहीं निर्णय लेंगे, लेकिन यह जरूर बात है, मेरी बात सरकार तक जानी चाहिए कि सरकार गलतियां कहां कर रही है। सरकार पेंशन को हटा के
जो ब्रेन को है वो उसको अब आप अपने देखेंगे कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर हमारे देश का जो प्रगति है वो रुक जाएगा। यानी सरकार को यह सोचना चाहिए बैठ के कि हम कैसे ब्रेन को रिटेन करें अपने पास। आप किस डिपार्टमेंट से? मैं डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स से हूँ जी। और भाई हमारे तोमर जी है, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो मैं आ गया इसमें। तो मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट तक आपके थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए कि आप एक तो रिटेंशन ऑफ ब्रेन से आपसे मैं सिर्फ दो, अटेवा और न्यू पेंशन पॉलिसी दोनों में किसे प्रेफर करेंगे? मतलब पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना, इन दोनों में से कौन सी करेंगे? सर सिंपल एक आंसर इनका। एग्जैक्टली, आई विल ऑलवेज प्रेफर द ओल्ड पेंशन स्कीम सो दैट द ब्रेन में बी व्हाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम? दैट आई एम टेलिंग यू ना। नंबर वन, द गवर्नमेंट विल हैव द ऑप्शन टू चूज द टैलेंट फॉर द गवर्नमेंट so that the and what about the financial crisis? No, there is no such any financial crisis because the government employees always give their efforts to raise the economy. The ratio of income taxpayer is very poor. No, this is the income tax ratio has been emerged increasing. Yes, increasing. So society is being well-being. That's why it is increasing. जी हाँ, मैंने ये डिस्कशन थोड़ा सा इसलिए किया है कि ये जो सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, इन सब लोगों का चाहे हिंदी बोले, चाहे अंग्रेजी बोले, चाहे देसी बोले, चाहे नए बोले, चाहे पुराने बोले, एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा भविष्य कब सुरक्षित होगा। क्या उस न्यू पेंशन स्कीम में होगा जिसका 60% का अमाउंट 1100, 1200, 1300, 1700, 1800 और मैक्सिमम 2500 रुपए में मिलता है, या उससे मिलेगा जिसमें हमारा इनकम टैक्स कट कर, न्यू पेंशन स्कीम में इनकम टैक्स कट कर हमारा अमाउंट आता है? जी हाँ, वो जो गाड़ी भर भर के पैसे ले जाने की बात कहते थे ना, उस पैसे से अपनी बेटी की शादी की जाती थी, अपने बच्चे को पढ़ाया जाता था, अपने बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ी सी जमीन भी खरीदी जाती थी कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के ऊपर ना निर्भर होना पड़े। और ये जी और मैं कहना चाहूंगा, रिटायर्ड होने के बाद किसी भी व्यक्ति के सर्वाइवल उसके इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ये इतने अनुभवी होते हैं, आने वाले पीढ़ियों को इतना बेहतर तरीके से संजो सकते हैं जिससे कि वो देश के काम आए। इसलिए पेंशन के सहारे उनके जीवन को बढ़ा देना यह भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है देश का। धन्यवाद। है जी। और एक दिन का विधायक पेंशन लेता, 60 साल काम करने के बाद में कर्मचारी को पेंशन नहीं दे रही सरकार। कई पेंशन ले रहे विधायक कई पेंशन ले रही, अपनी पेंशन हर साल दूसरे साल बढ़ा लेते हैं, लेकिन कर्मचारी को कोई नहीं बढ़ा सकते। अभी हम बात कर रहे थे प्रूफ देने की, तो मेरे पास ये मैसेज है जो 7 फरवरी को आया है जी। इसमें मेरा जुलाई 2022 का जी कटा हुआ जो वो है जुलाई 2022 का अनुदान आया है, वो पिछले एक साल का एक साथ आया, 2021 से 22 तक का, और 7 फरवरी में जुलाई 22 का जो 24 चल रहा है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। भाई साहब पूरी तैयारी से आओ, टी शर्ट वी शर्ट पहन के। जी सर, सबसे पहले तो सभी जो मीडिया कर्मी आए हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरानी पेंशन की अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, उस समय जब देश गरीब था, आज देश अमीर है तो पेंशन नहीं है। जिस समय देश बहुत ज्यादा गरीब था, देश आजाद हुआ था, उस समय कर्मचारियों के लिए पेंशन थी। पेंशन का मतलब है जीपीएफ, हम लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जीपीएफ और एनपीएस में फर्क है। जीपीएफ का मतलब है गारंटीड पेंशन योजना, एनपीएस का मतलब है नो पेंशन स्कीम, कोई पैसा नहीं। ये तो आपने डिफाइन कर लिया, बढ़िया। दूसरा डिफाइन कर लिया आपने। अभी हमारे दूसरे साथी बोल रहे थे, बहुत सारे लोग ये लड़ाई के कर्मचारियों की है, हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि ये लड़ाई हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं वो इसीलिए बैठे कि आने वाली लड़ाई नस्लों की है, जो हमारी नस्लें आने वाली हैं ये उनकी लड़ाई है। हम लोग अपनी पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, नस्लों की लड़ाई, आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। बढ़िया सर। इसके साथ सर मैं 2 लाइन कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि सीधा सीधा सरकार को 2 लाइन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि रहे याद इतना सभी कर्मचारियों के साथ। जरा सुन लीजिए, आपके लिए एक बात आई है जी, कि रहे याद इतना सताने के साथ साथ, और हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग से हूं और अटेवा जिला संयोजक मेरठ मुनीराम सिंह। जब आपने बिल्कुल सही बात कही, उस समय केवल हमारा विभाग बहुत मजबूत था। जब एनपीएस हमारे प्रदेश में आई
और ओपीएस हमसे छीन ली गई। हमारे 8 जो स्नातक एमएलसी होते हैं और 8 हमारे जो है वो शिक्षक एमएलसी होते हैं। शिक्षक एमएलसी जो हमारे रोजगार या शिक्षक होते हैं उनकी बातें सदन तक पहुंचाते हैं, और जो हमारे स्नातक एमएलसी होते हैं वो बेरोजगारों की आवाज सदन तक पहुंचाते हैं। अब तो सरकार की बात पहुंचाते हैं, नीतियां पहुंचाते हैं। आज शिक्षकों में शिक्षक नहीं चुने जाते, और ग्रेजुएशनों में भी एक आप समझ रहे हो कि सत्ता के लोग, और क्या माध्यम है उनका चुनने का, वो अभी आपने एक उदाहरण जो है देखा होगा अपने चंडीगढ़ वाला भी। ये केवल एक माध्यम है, बोर्ड का कोई माध्यम सरकार के पास नहीं रहा, इसलिए सरकार नहीं झुकती। जब 2004 में पुरानी पेंशन छीनी गई तो उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने ये कहा था कि हमारा देश पेंशन देने से बहुत पिछड़ जाएगा। देश या पेंशन, देश या पेंशन। उन्होंने हमसे सभी कर्मचारियों से पूछा गया कि देश ही सर्वोपरि है या पेंशन सर्वोपरि है, लेकिन उस समय हमारे कर्मचारियों ने अपनी बात मान ली कि हाँ चलो देश पहले है। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग उस समय सर्विस में थे उन्होंने जो है इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जो हमारे नेतागण थे वे खुद पेंशन में आएंगे, उससे पहले कभी पेंशन में नहीं थे। जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है हमारी, वो पेंशन में आएगी अपनी ताकत की वजह से। लेकिन जो हमारा कार्मिक है, जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, उसके लिए ही देश सर्वोपरि रहा। क्यों हमारे लिए देश सर्वोपरि? हमारे लिए ही देश सर्वोपरि क्यों? इन लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए, सरकारी बंगला चाहिए, सरकारी गाड़ी चाहिए, सरकारी रसोई चाहिए, सरकारी इनको सारी सुविधाएं चाहिए, और इन लोगों को सरकारी गनर चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरी से इन लोगों को बहुत परहेज है। जब सरकारी नौकरी से परहेज है तो इतनी सारी सुविधाएं आपको कहीं चाहिए? इनको बढ़िया सवाल उठाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मेरठ में मैं 4 लोगों से यह सवाल पूछूंगा, कपिल शर्मा जी से, मुनीराम सिंह जी से और संजय तोमर से। प्रीतिभान मैम आई हैं क्या? और उनसे चारों के नाम हैं। आपने सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, दिनेश खटीक और कांता करदम और तोमर साहब से ये बात उठाई। जी, हमने उनके आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाया। उस घंटी बजाओ कार्यक्रम के लिए हमने उनसे उसी समय घंटी बजा के चेताया कि आज तो हम आपके दरबार पर आए, आने वाले समय में जब चुनाव आएगा, जब आप फिर हमारे दरवाजे पर वोट मांगे, अब फिर घंटी बजाओगे? आज घंटी नहीं बजाने के, अब हम वोट की ताकत दिखाएंगे, वोट की चोट बजाएंगे और इस सरकार को बदल के दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, और इन्हें यह दिखाएंगे कि सरकारी कर्मचारी अकेला नहीं होता। सरकारी कर्मचारी के पीछे उसके घरवाली, उसके बीवी बच्चे, उसके भाई बहन और उसके रिश्तेदार, कम से कम भी 25 वोट होते हैं, और हम उन सारे वोटों की ताकत आज सरकार को दिखाएंगे। और इस सरकार को पहले भी हमने ताकत दिखाई थी। आज तुमने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनावों में शुरू के 2 घंटे सरकार के नुमाइंदे उठकर चले गए थे चैनल। राजस्थान में फेल हो गए। राजस्थान में शुरू के 2 घंटे बीजेपी हार रही थी क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी का वोट था। 2 घंटे के बाद जब वे वोट पब्लिक के खुले, जब सरकार जीती है। हमारी वजह से सरकार हारी थी, और आने वाले समय में सरकार को हराएंगे, वोट की चोट दिखाएंगे। जय युवा, जय अटेवा। जी जी। कसौटी अपने न्याय की बनी 3-2-5, गुनाहगार ही करते आज निर्दोषों की जांच, करते निर्दोषों की जांच, कर दे फटाफट अंदर, तगड़े के सब साथी सब बने बापू के बंदर। साथियों, ओपीएस की लड़ाई को इतनी मजबूती से आज ये अटेवा पटल लेकर चला है, शायद दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक पाएगी। पुरानी पेंशन निश्चित रूप से सरकार को देनी पड़ेगी, नहीं तो सरकार को जाना होगा। मैडम, सरकारी जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात की जी, क्या था उनका रेस्पॉन्स? सरकारी जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी इसके विरोध में हैं। सबको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। जब नेता ले रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार जो है घाटे में जा रहा है अगर हम सबको पुरानी पेंशन देंगे, ओल्ड पेंशन क्यों ले रहे हैं? फिर वो भी तो 5 साल सेवा करते हैं, और संविधान में सेवा के लिए कोई पेंशन नहीं है। हम सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का विधान है, उसमें उन्होंने हमारी पेंशन छीन के अपनी पेंशन कर ली है। अभी आपने बात की कि फाइनेंशियल क्राइसिस पे कैसे ध्यान दिया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी में डिजिटल हो चुका है एंड एवरीथिंग इज फ्री। जब मोबाइल फ्री है तो 10 और 20 हजार का टेलीकॉम का बिल वो सब क्यों लगाती है सरकार? उससे घाटे में नहीं चलता, क्या फाइनेंस नहीं आता, उस मतलब क्राइसिस नहीं आएगा क्या उससे? दूसरा,
यदि पुरानी पेंशन की बात करें तो मंथली सरकार को इसमें कुछ भी नहीं देना होता है। जब सरकार के पास देने के लिए पेंशन, मैं आपको रोक रहा हूँ, मंथली में तो सरकार का कंट्रीब्यूशन, पुरानी पेंशन में तो सरकार का कंट्रीब्यूशन बड़ा था। नहीं, उसमें 10% केवल वो जीपीएफ खाते में जाता था। आज की तारीख में 10% एम्प्लॉय का और 14% सरकार मिलाती है, तो वो भी तो फाइनेंशियल क्राइसिस का ही हिस्सा है। अब उसे हर महीने देना होता है। पुरानी पेंशन में ये काम नहीं है। जी, प्रतिनिधियों से बात करी, जनप्रतिनिधियों से। सर, मेरा सीधा सवाल है, आप चारों। बिल्कुल, हम सीधा ही जवाब देंगे आपको। हमने जनप्रतिनिधियों से बात करी, हमारे अटेवा संगठन का घंटी बजाओ कार्यक्रम चला। हम मेरठ जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वार पर पहुंचे। दुर्भाग्य कहेंगे हम इसे अपना कि भाजपा की वर्तमान सांसद श्रीमती कांता कर्दम जी टेलीफोनिक समय लेने के बावजूद वो हमारे ज्ञापन लेने के लिए घर पर उपस्थित नहीं रही। ये दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का। आपकी आवाज में दम कम है। नहीं, दम कम कहाँ है, दिखा देंगे। चुनाव आ रहे, दिखा देंगे मई जून में, दिखा देंगे। दम देखना था। 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान गवाह है। अगर आपको दम देखना था कि मैंने कवर किया था, मैंने बताया क्या आवाज है और कितने कर्मचारी थे, करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा। जी, एक और बताएंगे। आप दम की बात करें तो दम की बात बता दें। हिंदुस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जनप्रिय नेता माननीय मोदी जी ऐसा हिंदुस्तान के अंधभक्त कह रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि एक भी जनसभा उनकी आज तक ऐसी नहीं हुई हिंदुस्तान में जितनी हमारी अटेवा की विजय कुमार बंधु जी की दिल्ली में कर दी हमने। चैलेंज करते हैं भाई साहब। विजय तो मिलके ही रहेगी, उनके नाम में विजय है। जी भाई साहब, बताइए। जनप्रतिनिधियों से मिले भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, हम मेरठ में जितने भी हमारे लोकसभा सदस्य हैं, विधानसभा परिषद के सदस्य हैं, विधान परिषद के हैं, सभी लोगों के पास गए और सबसे घंटी बजाओ अभियान अटेवा के निर्देशानुसार जो चला था उसमें उन सब लोगों से जाकर के मिले। जैसे हमारे तोमर जी ने कहा, कांता कर्दम जी ने हमें समय भी दिया और अपने घर पर ही रह। वर्तमान सांसद जो है राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने समय दिया। उन्होंने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और सरकार से हमारी अपील करने के लिए उन्होंने हमारा ज्ञापन भी लिया। अब उन्होंने हमारे उस ज्ञापन का उनके आगे रखाया नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को। राज्य मंत्री, क्योंकि सोमेंद्र तोमर तो यहीं के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी, खटीक जी, इन्होंने भी हमारे ज्ञापन को बड़े गहराई से लिया और हमारी बात को अपने सरकारों तक पहुंचाने के लिए वायदा भी किया था। एक मिनट और लेना चाहूंगा। मैं इनकी असलियत बताना चाह रहा हूं पब्लिकली। भाजपा के सभी विधायक सांसदों ने हमारा ज्ञापन लिया, उन्होंने चाय की व्यवस्था करी, मिष्ठान की व्यवस्था करी, लेकिन दुर्भाग्य कहूंगा और ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं मैं, चाहे आप जांच करा लीजिए, हमारे ज्ञापन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैं नहीं मानता, नहीं पहुंचा। मैं दावा कर रहा हूं, अगर ना हो तो मैं नौकरी से रिजाइन कर जाऊंगा। आज चैलेंज करता हूं मैं इस बात को, मैं रिजाइन कर दूंगा नौकरी से अपनी से। एक और छोटी बात बता रहा हूं। हमारे अतुल प्रधान जी ने ज्ञापन लिया और 2 बार विधानसभा में क्वेश्चन लगा के और हमारे ज्ञापन पर 2 बार चर्चा के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया। अतुल प्रधान तो यहाँ के स्टूडेंट है, राजनीति करी है, इसलिए आपको जानते हैं। हमारे यहाँ के तो सोमेंद्र तोमर जी भी हैं, हमारे यहाँ के तो राजेंद्र अग्रवाल जी भी हैं। जब ये सांसद हैं, जब भी हमारे बीच के हैं, वो जब भी हम मिलते थे उनसे। प्रधान जी ने, उनका तो रिटन में है हमारा कि उन्होंने पुरानी पेंशन के लिए आरटी डाली है, उसका लेटर भी हमारे पास है, जिसका जवाब उन्हें नहीं में मिला है कि सरकार की कोई भी आगे ऐसी योजना नहीं है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बस अंतिम सवाल राजवीर जी से पूछूंगा, क्योंकि आपने बड़ी यूनिवर्सिटी बंद कराई है, बड़े ऑफिस बंद कराए हैं आपने। इन सब लोगों को आप इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या मंत्र देंगे बिना सरकार पे हमला किए? देखो, ये बिना सरकार पे हमला किए तो कोई मंत्र है नहीं। अच्छा जी, मैं तो एक बात जानता हूँ, 50-100 की टीम बनाओ और जैसी चुनाव डिक्लेयर हो बस पूरे शहर में घूमना शुरू कर दो, भाजपा को हटाओ और ओपीएस दिलाओ, जो ओपीएस दिलाएगा वोट सही देंगे, अपना आप कहेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात को मत भूलना, जैसी चुनाव डिक्लेयर हो आप ओपीएस का क्वेश्चन बिल्कुल शहर के हर कोने कोने में फैला दो। धन्यवाद। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जी हाँ, मैं आपसे नहीं कहूंगा कोहराम मचाओ, गांधी जी का देश है, अहिंसा का देश है, लेकिन अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह में कितनी ताकत है ये हमने आजादी के 100 सालों की लड़ाई में देखा है।
जी हाँ, हम सब परिवार वाले हैं, हम सब सरकारी नौकरी वाले हैं, और अगर हमारी नौकरी में पेंशन की व्यवस्था हमारे बड़े करके गए, संविधान निर्माता करके गए, तो उनका विजन आज इतना बेहतरीन तरीके से उभर कर आ रहा है कि हमारा पड़ोसी देश एक आतंकवादी देश है और हमारा देश आज तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनता जा रहा है। तो उनकी दूरगामी नीतियों को दरकिनार ना किया जाए, उनकी ओल्ड पेंशन योजना को दरकिनार करने से पहले यह सोचा जाए कि घर का बूढ़ा जब खांसता है तो वो घर की चौकीदारी करता है, उसकी खांसी में भी घर की सुरक्षा है। और आप तो उस सत्ता पर बैठे हो जिसमें राज धर्म की बात हमारे संविधान में और शास्त्रों में लगी है। ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए किया है कि चुनाव से पहले उन लोगों की आवाज वहां तक पहुंचे जो अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कुछ बातों का संशोधन करें, पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर पुनर्विचार करें, क्योंकि ये नई पीढ़ी का सवाल है, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा चक्र का सवाल है, क्योंकि ये सवाल है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जवानी सरकार को दी है और जिन्होंने अपने बच्चे इस सरकार का काम करने के लिए सौंपे हैं। जी हाँ, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम के जरिए सिर्फ एक विनम्र निवेदन है कि सभी लोगों को जुआरी नहीं बनाइए। नई पेंशन स्कीम में सट्टेबाजी ज्यादा है, एक्चुअल कम है ये नई स्कीम। नमस्कार, जय भारत।